ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम यह प्रस्तुत वीडियो में कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण साये में धूप नामक जो गज़ल संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसकी गज़ल संख्या 8, 9 और 10 जो कि हमारा जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता उसमें संकलित है। और इसके रचयिता रचनाकार दुष्यंत कुमार जो कि नई कविता के प्रमुख कवि है। पिछले वीडियोज में हमने दुष्यंत कुमार जी की गज़ल 1 से लेकर और 7 तक हम पढ़ चुके हैं, उनका विवेचन विश्लेषण कर चुके हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं कर ली है। अब हम 8वीं की जो गज़ल है उससे हम प्रारंभ करेंगे। 3 गज़लें और हैं, 8, 9 और 10। इन तीनों की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले प्रस्तुत गज़ल को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा या सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो गज़ल का जो शीर्षक है बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, ये 8वीं गज़ल है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें 6 पंक्तियां हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। और अंतिम पदबंध, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँगे हुए हैं अनमने हैं, हम सफ़र ऊँगे हुए हैं अनमने हैं। अब हम इन पंक्तियों की, इन काव्यांशों की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं या समीक्षाएं करते हैं। तो 4 सोपान व्याख्या के संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य या फिर साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है। तो प्रस्तुत गज़ल या काव्यांश या काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक गज़ल संग्रह, काव्य संग्रह है, उससे उद्धृत है, अवतरित है। अब हम प्रस्तुत गज़ल का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गज़लकार ने असावधान रहने से हानि हो जाने का भाव तथा प्रतीक रूप में सामाजिक सद्भाव का स्वर व्यक्त किया है, और आधुनिक मानव के खंडित व्यक्तित्व का निरूपण
और सामान्य व्यक्ति की व्यवस्था लाचारी की व्यंजना की है तथा वर्तमान काल में नेताओं के आचरण तथा जनता की कमजोरी और लोगों की संवेदनहीनता एवं अजनबीपन की स्थिति व्यंजित की गई है। अब हम प्रस्तुत गज़ल की पंक्तियों का भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रतीक रूप में कहा है कि जब बाढ़ आने की संभावना हो तो ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव रहता है। नदी किनारे घर बनाने या आबादी बसाने से तो वह बाढ़ आने पर बह जाएगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। जब हमें मालूम है कि अमुक काम को करने से हानि ही होगी, हमें नुकसान होगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो असावधानी रखकर वह काम नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति को भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जानबूझकर आपदा को मोल लेना कोई समझदारी नहीं है। स्वहित के साथ समाज हित का ध्यान भी रखना चाहिए। अगली पंक्ति का भावार्थ। कवि कहता है कि चीड़ के वन में आंधियों के आने की बात मत करो, क्योंकि चीड़ के पेड़ के तने कमज़ोर होते हैं, आंधी आने से वे धाराशायी हो सकते हैं। कवि ने यह संभावना व्यक्त की है कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग आस्तिक भावना वाले होते हैं, उनके साथ ऐसी बात या ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वे आसानी से जनहानि कर दे। उनके प्रति तो पूरी सावधानी और सद्भावना रखनी चाहिए। अगली तीसरी पंक्ति का भावार्थ। आगे कवि कहता है कि जिस तरह दर्पण के टूटे हुए टुकड़े प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम नहीं रहते, उसी प्रकार समाज में कुंठा, वेदना, अभाव आदि से ग्रस्त व्यक्ति अपने खंडित व्यक्तित्व को नहीं दिखा पाते हैं। आईने के खंडित टुकड़े जुड़ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार खंडित व्यक्तित्व वाले लोग समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते हैं। और चौथी पंक्ति का भावार्थ। आगे कवि के अनुसार किसी का अपने परिचित से कथन है कि आपके घर में बिछे हुए कालीन किसी अन्य दिन आकर देख लेंगे, क्योंकि इस समय पैरों में कीचड़ लगा है, कीचड़ से सने हुए हैं। ऐसे गंदे पैरों से अंदर जाना ठीक नहीं है। भाव यह है कि अभावग्रस्त सामान्य व्यक्ति व्यवस्था के कारण संपन्न लोगों का सहभागी नहीं बन सकता है, यही उसकी लाचारी है। पांचवी पंक्ति का अर्थ। कवि ने आम आदमी नेताओं को लक्ष्य कर कहता है कि इस सभा में चाहे जैसी भाषणबाजी करो, चाहे जैसे अपने गाल बजाते रहो, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है। हम लोग तो नारे लगाकर जयकारे करने वाले हैं, इसी से लाचार भी हैं। और अंतिम छठी पंक्ति का अर्थ भावार्थ। अंत में कवि कहता है कि समाज में परस्पर मेल जोल एवं संवेदना का अभाव है। आपस में हमदर्दी नहीं है लोगों में। एक ही परिवेश में रहते हुए भी लोग अजनबी और अनमने से बने रहते हैं। ऐसे परिवेश में संवेदना, सद्भाव जगाने का प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए एक तड़पती हुई या संवेदनापूर्ण गज़ल सुनाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये पंक्तियों की भावार्थ या सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। नंबर 1, भारत ही नहीं विश्व में मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, परंतु कवि का आस ऐसी नदी से है जो जरा सी वर्षा से विकराल बन जाती है और जिसमें प्राय बाढ़ आ जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम के अनेक आबादी क्षेत्र इस समस्या के उदाहरण हैं। ऐसे क्षेत्रों में सावधानी की ज़रूरत है।
कवि ने लोकानुभव की व्यंजना की है। नंबर 2, कवि ने लोकानुभव की व्यंजना की है, समाज में जिस काम से सभी का अहित हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सामाजिक संवेदना सद्भावना का स्वर व्यक्त किया है। और नंबर 4, कवि ने समकालीन जीवन की विडंबना को व्यंजित किया है। और नंबर 5, कवि का मंतव्य सामाजिक परिवेश की विसंगतियों पर प्रकाश डालना है। और नंबर 7, बजाओ और झुंझुने का प्रयोग प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक है और समकालीन विसंगति पर आक्षेप किया गया है। और नंबर 8, हम सफ़र ऊँग रहे हो अनमने हो तो उन्हें जगाने व तरोताज़ा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये सामाजिक कर्तव्य बनता है। कोई शब्द से भावायुक्ति प्रखर बन गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में प्रतीकात्मकता अप्रस्तुत योजना द्रष्टव्य है और शब्दावली भावानुकूल अनुप्रास समासोक्ति रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और उक्त पद्यांश की काव्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि या गज़लकार के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम नमी जो गज़ल है पहले उसको पढ़ते हैं। पक गई है आदतें, पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं, इन ठिठुरती अंगुलियों को इस लपट पर सेक लो, इन ठिठुरती अंगुलियों को इस लपट पर सेक लो, धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं, धूप किसी दीवार पर होगी नहीं, बूंद टपकी थी मगर वो बूंदों बारिश और है, बूंद टपकी थी मगर वो बूंदों बारिश और है, ऐसी बारिश की कभी उनको खबर होगी नहीं, ऐसी बारिश की कभी उनको खबर होगी नहीं, आज मेरा साथ दो वैसे मुझे मालूम है, आज मुझे साथ दो वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों में चीख हरगज कारगर होगी नहीं, पत्थरों में चीख हरगज कारगर होगी नहीं, आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, पर आपकी ताजिम में कोई कसर होगी नहीं, पर आपकी ताजिम में कोई कसर होगी नहीं। और अंतिम बंद, सिर्फ शायर देखता है कहे कहों की असलियत, सिर्फ शायर देखता है कहे कहों की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नज़र होगी नहीं, हर किसी के पास तो ऐसी नज़र होगी नहीं। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत काव्यांश या गज़ल की पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश या गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक गज़ल संग्रह काव्य संग्रह में संकलित हो गई है पीर हो गई है नहीं, पक गई है आदतें, बातों से सर होगी नहीं, गज़ल शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है। और अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। यहाँ पर शायर ने आम लोगों की उदासीनता और अकर्मण्यता का उल्लेख करते हुए व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति करने की बात कही है कि व्यवस्था को किस तरह बदला जा सकता है, किस तरह क्रांति
लाई जा सकती है, क्योंकि जब तक आम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब तक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। शायर या गजलकार या कवि कहता है कि लोगों की आदतें पक चुकी है, अब बात करने से कोई लाभ नहीं है, अर्थात यहाँ के लोग व्यवस्था के प्रति उदासीन, निराश और व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढाल चुके हैं। ऐसे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनमें चेतना पैदा करना कोई आसान काम नहीं है, सहज सरल कार्य नहीं है। इसलिए कोई हंगामा करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से और गुजर नहीं हो सकती। अर्थात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए आम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके बगावत तो करनी ही होगी। शायर कहता है कि अपनी ठुठुरती उंगलियों को आग की लपटों पर सेक लो, क्योंकि घर की किसी दीवार पर अब धूप नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अब आम लोगों को अपने मन से निराशा व हताशा के भाव को निकालकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, सचेत होना होगा, तभी व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकेगा। गजलकार कहता है कि हो सकता है बारिश में कोई बूंद टपकी हो, किंतु बारिश की वह बूंद और ही है। इस प्रकार की बारिश की शायद उनको खबर तक नहीं होगी। आज यह है कि आम व्यक्ति जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे तभी व्यवस्था में परिवर्तन आ पाएगा, और सत्ताधारी वर्ग जो कि अभी तक इन्हें लेकर चुप था वह भी जाग जाएगा। आगे शायर आम व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहता है कि आज आप लोग मेरा साथ दो। वैसे मैं ये भली प्रकार जानता हूँ कि इन पत्थरों में मेरी चीख या आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। अर्थात इन निराश हताश लोगों को मैं व्यवस्था के खिलाफ जगाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरा यह प्रयास कारगर हो जाए। शायर कहता है कि चाहे व्यवस्था के द्वारा आपके टुकड़ों के और टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, किंतु आपके स्वागत में उनके लिए कोई कसर नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, आम लोग व्यवस्था के समक्ष नतमस्तक हो चुके हैं और जैसा चलता आया है और चल रहा है उसके समक्ष उन्होंने अपना समर्पण सरेंडर कर दिया है। अतः परिवर्तन लाना मुश्किल है। अंत में शायर कहता है कि वह शायरी होता है जो अट्टासों के पीछे छुपी वास्तविकता को समझ लेता है। हर किसी के पास उसे समझने की नज़र नहीं होती है। अर्थात वह साहित्यकारी होता है जो व्यवस्था की बुराइयों को पहचानता है और आम लोगों को उसके प्रति सचेत करता है। तो ये इन काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ है, भावार्थ है। अब हम उक्त गज़ल या काव्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। उक्त काव्यांश में शायर ने आम व्यक्ति की उदासीनता व निराशा को स्पष्ट करते हुए व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करने की बात कही है, तभी व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। और प्रस्तुत पद्यांश में उर्दू, फारसी व हिंदी शब्दों का भरपूर प्रयोग देखा जा सकता है। भाषा सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और प्रस्तुत पद्यांश में प्रतीक बिंब विधान सशक्त है। अनुप्रास, यमक, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर या विसंगतियों पर आक्षेप किया गया है। अब अगली अंतिम जो गज़ल है और गज़ल का शीर्षक है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। तो पहले हम इस गज़ल की पंक्तियों को पढ़ते हैं। इसमें 7 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति,
एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं, खास सड़कें बंद है तब से मरम्मत के लिए। ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। और पंक्ति तीसरी नंबर की, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूँ कहो, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूँ कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू न समझेगा सियासत तू अभी इंसान है, तू ना समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। इस कदर पाबंदी ए मजहब की सदके आपके, इस कदर पाबंदी ए मजहब की सदके आपके। जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है। कल नुमाइश में मिला वो, कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोलो कि हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोलो कि हिंदुस्तान है। और अंतिम पंक्ति, मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं, मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूं। हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। अब हम इन गज़ल की पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं और व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित शायर या गज़लकार या नई कविता के प्रमुख कवि दुष्यंत कुमार द्वारा विरचित साये में धूप नामक गज़ल संग्रह काव्य संग्रह से उद्धृत है। और अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल में एक अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने अपने समकालीन परिवेश को लक्ष्य कर क्षोभ व्यक्त किया है तथा शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि की ओर संकेत किया गया है। साथ में कवि ने आपातकाल से पूर्व के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की ओर संकेत किया है और राजनीति के स्वार्थी व क्रूर पक्ष पर आक्षेप किया गया है। और कवि ने भारत की धर्म निरपेक्षता पर व्यंग्य किया है और स्वतंत्र भारत की गिरती आर्थिक दशा की ओर संकेत किया गया है। साथ में कवि ने स्वयं को जनभावना का प्रतिनिधि बताया गया है। इन बातों का इन गज़ल पंक्तियों में चित्रण किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। पंक्ति नंबर 1 में कवि कहता है कि सामान्य अभावग्रस्त व्यक्ति मन में अनेक आकांक्षाएं रखता है। सामान्य अभावग्रस्त व्यक्ति मन में अनेक आकांक्षाएं रखता है, वह लगातार कामनाएं करता रहता है परंतु उसे मनचाही उपलब्धि नहीं मिल पाती है। समाज में सामान्य वर्ग के लोगों में भौतिकता के साधनों को जोड़ने की आपाधापी मची हुई है। एक गुड़िया कई खिलौनों की लालसा करती है, वह कठपुतलियों को देख ना पाना चाहती है परंतु वह अपनी सीमा और सामर्थ्य नहीं जानती है। सामान्य वर्ग के लोगों की आपाधापी को देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है।
वे लोगों की ऐसी नादानी देखकर हैरान और परेशान है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ, कवि ने शासन तंत्र तक पहुंचने के सारे मुख्य रास्ते बंद है। कवि ने कहा है कि शासन तंत्र तक पहुंचने के सारे मुख्य रास्ते बंद है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी के लिए वे रास्ते मरम्मत के नाम पर बंद है और वहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए कठिन बन गया है, बहुत ही दूभर है, मुश्किल है। कवि सशक्त आक्षेप के साथ कहता है कि इस तरह का भ्रष्टाचार एवं कुशासन हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। अगली तीसरी पंक्ति का भावार्थ, कवि कहता है कि हमारे देश में वर्तमान में एक बूढ़ा आदमी है जो कि कुशासन से दबी हुई जनता को संपूर्ण क्रांति का मार्ग दिखा रहा है, और वह बूढ़ा आदमी अंधेरी कोठरी में रोशनदान के समान नाराज जनता को नई रोशनी दिखा रहा है। चौथी पंक्ति का अर्थ, कवि कहता है कि राजनीति के कदम बड़े खूनी होते हैं, क्रूर स्वार्थ पर टिके रहते हैं, उन्हें वैसा ही क्रूर और चालबाज आदमी समझ सकता है। तुम सामान्य इंसान हो, छल कपट और स्वार्थ से रहित मनुष्य हो, इसलिए तुम राजनीति के दाव पेचे को नहीं समझ सकोगे। और पांचवी पंक्ति का अर्थ, कवि भारतीय नेताओं को लक्ष्य कर कहता है कि देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो पाबंदियां प्रचलित है, उनसे कुछ कट्टरपंथी लोगों को जो छूट मिल गई है उसके लिए बलिहारी है। जब से देश को आज़ादी मिली है, यहाँ सर्वत्र धर्मांधता फैल रही है, धर्म की पवित्रता का कोरा दिखावा हो रहा है, ढकोसला हो रहा है। और छठी पंक्ति का अर्थ, कवि कहता है कि कल मुझे नुमाइश में एक आदमी मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जब मैंने उससे नाम पूछा तो उसने कहा कि वह हिंदुस्तान है। इससे वंचित हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक दशा जैसी सुधरनी चाहिए थी, वह नहीं सुधर सकी। यहाँ की अधिकाधिक जनसंख्या गरीबी में जीवन यापन कर रही है। और अंतिम सातवीं पंक्ति का अर्थ, कवि कहता है कि मेरा अपने देश के लोगों से हार्दिक अपनत्व है, आत्मीयता है। इस कारण करोड़ों भारतीयों की भावनाएं मेरे हृदय में उठती रहती है। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उन भावनाओं को लेकर चुप कैसे रहूँ? चुप नहीं रह सकता हूँ। इसी कारण मेरी प्रत्येक गज़ल भारतीय प्रशासन के नाम पर एक बयान है, शासन के प्रति जनता का शिकायत भरा कथन है। तो ये इन गज़ल पंक्तियों का भावार्थ है। अब हम इन गज़ल पंक्तियों का कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण, काव्य सौंदर्य उसको निहारते हैं, देखते हैं। नंबर 1, कवि के एक घनिष्ठ मित्र के अनुसार इससे तत्कालीन शासन तंत्र में एक ही नेता के इशारे पर चलने वाले अन्य नेताओं की व्यवस्था की वंदना की गई है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति को उभरते देखकर कवि ने हैरानी व्यक्त की है। गुड़िया एवं कठपुतलियों का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। नंबर 2, इसमें अन्योक्ति भी है, समकालीन यथार्थता भी है। समाज में बढ़ रही भौतिकवादी प्रवृत्ति को लेकर संवेदनशील व्यक्ति की बेचैनी की उचित वंदना हुई है। नंबर 3, उक्त शीर्षक की गज़लें सन 1974-75 की काल अवधि में लिखी गई थी। उस समय आपातकाल से पूर्व की अनेक ऐसी स्थितियां थी जिनसे सत्ता पक्ष और शासन तंत्र बदनाम हो गया था। कवि ने उसी स्थिति की वंदना की है। और नंबर 5, बूढ़ा आदमी से सर्वोदयी नेता बाबू जयप्रकाश नारायण की ओर संकेत किया गया है। उन्होंने ही आपातकाल से पहले संपूर्ण क्रांति का नारा देकर जन आंदोलन प्रारंभ किया था। अंधेरी कोठरी में रोशनदान से आज से निराश भारतीय में नव चेतना का संचार करना है। और नंबर 6, राजनीति के विकृत रूप पर व्यंग किया गया है। वर्तमान में राजनीति का ऐसा ही रूप प्रचलित है।
और नंबर 7, कवि ने रमजान शब्द का प्रयोग सभी धर्मावलंबियों के लिए व्यंग रूप में किया है। और नंबर 8, कवि ने कहा है, जो आदमी मिला वह बाजार या सड़क पर नहीं अपितु नुमाइश में मिला, वह प्रदर्शनी स्थल पर फटेहाल जिंदगी का प्रदर्शन करने को आ गया था। कवि का यह कथन बहुत संवेदना में है। और नंबर 9, कवि ने आम भारतीयों के प्रति संवेदना रखकर शासन पर व्यंग किया है। और 10, इससे आपातकाल से पूर्व की विसंगत स्थितियों की वंदना हुई है। और प्रस्तुत काव्यांश की शब्दावली सरल सपाट बयानी, आक्षेप का स्वर क्रांतिदर्शी कवि चेतना के अनुरूप हुआ है। और इसकी भाषा शैली उर्दू शब्दों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की प्रखरता व्यक्त हुई है। साधारण व्यक्ति सियासत की कपट क्रूर चालें नहीं समझता है, इस यथार्थ का बेबाकी से उद्घाटन हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में व्यंग का पैनापन तथा कथ्य की यथार्थता सशक्त रूप में व्यक्त हुई है। और उक्त काव्यांश में परिकर, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इसकी जो भाषा शैली है वो अरबी, फारसी, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली में ये गज़ल लिखी गई है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि या गज़लकार या शायर के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। धन्यवाद। अब तक हमने BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है उसको पूरा पढ़ लिया है। इसमें 10 जो कवि हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और 10वां दुष्यंत कुमार। इन 10 कवियों के जो प्रमुख काव्यांश है, कविताएं हैं, उनको हमने 100% की व्याख्याएँ कर ली है, पढ़ ली है। आगे हम अगले वीडियो में द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।